पर्यावरण के लिए और सारे देश भर में साइकिल यात्रा के माध्यम से घूम घूम करके जन जन में पर्यावरण के लिए सारे देश भर में साइकिल यात्रा के माध्यम से और जल, जंगल, ज़मीन, पेड़ पौधे के प्रति जन जागरण करने वाले हमारे भाई नरपत सिंह जी के इस पेज पर आप सभी का स्वागत है। आदरणीय नरपत सिंह जी जब पिछले वर्ष कोरोना काल के पूर्व भारत भारती आए थे तो उस समय आपसे भेंट हुई थी और यहाँ हमारी संस्था के द्वारा जो जल संरक्षण के और पर्यावरण के जो काम चल रहे हैं उसको देखने के लिए आप यहाँ विभिन्न स्थानों पर गए थे। सोना घाटी पर जल संरक्षण के लिए जो मैंने काम किया था उस काम को देखने के लिए नरपत सिंह जी गए थे। मैं और आदरणीय नरपत सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो पर्यावरण के लिए समर्पित किया है और वो भी एक साइकिल चला करके गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जाकर के जागरूक करना, उन्हें पर्यावरण के प्रति जगाना और इतना ही नहीं तो हर स्थानों पर जाकर के लोगों को पौधे भेंट करना, पेड़ पौधे लगाना, उनके संरक्षण के लिए लोगों से संकल्प दिलवाना। यह आज बहुत कम लोग कर रहे हैं। उसमें से एक बड़ा नाम आदरणीय नरपत सिंह जी का है। नरपत सिंह जी राजस्थान के उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर जल और जंगल दोनों की कमी है और इसलिए स्वाभाविक उनके मन में पीड़ा है कि सारी दुनिया में और पर्यावरण बचना चाहिए, पेड़ पौधे लगना चाहिए। मैं भी यहाँ इस मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में पानी को लेकर के और हमारी संस्था भारत भारती काम कर रही है। हम लोग यहाँ सतपुड़ा के पहाड़ों पर पानी का संरक्षण करने के लिए जनता के सहयोग से, जन भागीदारी से पहाड़ों पर खंतियाँ खोदते हैं और उस पर पेड़ पौधे लगाते हैं और वहाँ पर जल संरक्षण का काम करते हैं। इस ज़िले के 500 गांव में और हमारी संस्था के द्वारा यहाँ काम चल रहा है। अभी आज ही विश्व जल दिवस पर एक कार्यशाला ज़िले की आयोजित की गई थी। उसमें 81 गाँव के जल शक्ति टोलियों का प्रशिक्षण यहाँ पर था, 2 दिवसीय। उन्हें घर का पानी घर में कैसे रोकते हैं, गांव का पानी गांव में कैसे रोकते हैं, खेत का पानी खेत में, पहाड़ का पानी पहाड़ में और नदी का पानी नदी में रोकने के लिए ये 2 दिन का प्रशिक्षण था। उसके लिए सोंख पीट कैसे खोदना है, हमारे घर का पानी, छत का पानी अगर हमारे घर के पीछे ही हमको और गड्ढा खोद के उतारना तो उसकी क्या डिज़ाइन रहेगी, कैसे, और पूरे घर का पानी बरसात का हमारे उस बिना बहे हमारे घर के नीचे और ज़मीन में चला जाए। ऐसे ही गांव में तालाब की रचना कहाँ पर हो सकती है, पहाड़ों पर किस प्रकार से और हमको खंतियाँ खोदेंगे, कंट्रोल ट्रेंच बनाएंगे ताकि पहाड़ का पानी पहाड़ में रुक जाए। और ऐसे ही बारिश के बाद में नदियों का पानी रोकने के लिए बोरी बंधान और विभिन्न स्टॉप डैम के माध्यम से यहाँ जल रोकने के जो प्रयास किए जाते हैं उसका एक प्रशिक्षण अभी यहाँ संपन्न हुआ है। तो आज विश्व की जो आने वाली सबसे बड़ी समस्या है या वर्तमान की भी समस्या उसे कहें तो वो जल ही है, क्योंकि आज सारा संसार जो है वो जल के लिए त्राही त्राही कर रहा है। आधी दुनिया को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दुनिया के अनेक बड़े बड़े नगर, महानगर ये जल विहीन हो चुके हैं। सबसे पहले साउथ अफ्रीका का केप टाउन शहर जल विहीन हुआ। हमारे देश का जो चेन्नई शहर है, जो मद्रास का भी कहलाता था, उसके नीचे का पानी ख़त्म हो चुका है। हिमालय की तराई में बसा हुआ शिमले के नीचे का भी पानी चला जा रहा है और बड़े बड़े महानगर, उनके नीचे का पानी ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े महानगर है सबको दूर से पानी आ रहा है। हमारा भोपाल का महानगर है, उसको नर्मदा जी का पानी जा रहा है। इंदौर महानगर है, वहाँ भी नर्मदा जी से पानी जा रहा है। तो ऐसे दूर दूर से पानी नदियों से लाया जा रहा है। नदियाँ कब तक इन बड़े बड़े
और महानगरों की प्यास बुझाएगी। तो इस पर विचार करना होगा। या जिस दिन जो हमारी नदियाँ सूख गई या 1-2 वर्ष अवर्षा के हुए तो फिर कैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो हम लोग इस बात पर अगर विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि केवल नदियों से पानी लेकर के और करोड़ों लोगों का प्यास बुझाई नहीं जा सकती है। उसके लिए हमको अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में छोटे छोटे प्रयास करना होंगे। नदियों पर डैम बना करके लोगों की प्यास बुझाना, सिंचाई करना, यह अंतिम उपाय है और यह आखिरी उपाय हम कर चुके हैं। इसके बाद कोई उपाय हमारे पास बचेगा नहीं। आज मराठवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा डैम है, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से वो पानी नहीं गिरा, तो डैम किस काम के। तो और कितना भयंकर सूखा पड़ा, 50-50 किलोमीटर दूर लातूर और उधर क्षेत्र में पीने को पानी नहीं मिला था। तो ये समस्याएं जो है, ये कोई डैम बनाने से केवल हल नहीं होगी। तो इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक करना होगा। वर्षा का पानी बह करके जब आखिरी जगह चला जाता है तब उसको रोकते हैं। वास्तव में वर्षा की पहली बूंद जहाँ गिरती है, उस पहली बूंद को अगर हमने चिंता कर ली तो पानी की समस्या कभी नहीं आएगी। ऐसा कहा जाता है, जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग कहते हैं कि वर्षा का जल 3 मीटर से ज़्यादा नहीं बहना चाहिए। उसके पूर्व ही कोई ना कोई रोक टोक उसको और ज़मीन पर करना चाहिए। कहीं हम पत्थर का डैम बना दें, कहीं खंती खोद दें, कहीं पेड़ पौधे लगा दें, कहीं घास लगा दें, ताकि पानी वर्षा का सीधा नहीं बहे। क्योंकि सीधा पानी बहने पर एक नाली बन जाती है, फिर नाला बन जाता है, फिर तेज गति से बहने लगता है, फिर रोकना कठिन होता है। और इसलिए पहली बूंद जहाँ गिरी, अगर हमने उसकी चिंता कर ली तो वह पानी उसी ज़मीन में ठहर जाएगा, रुक जाएगा, और बाद में वही पानी हमको भिन्न भिन्न स्रोतों के माध्यम से झरनों में, नदी में, तालाब में, कुएं, बावड़ी में ये पानी हमको मिलता है। आज अत्याधुनिक साधन पानी निकालने के आ गए हैं। पहले तो हमारे कुएं, बावड़ी 100 फुट तक अधिकतम होते थे, 30-40 फुट, 50 फुट, 60 फुट रहते थे, और वो जल से साल भर भरे रहते थे। लेकिन जैसे ही ये ट्यूबवेल, बोरवेल का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने फिर 100 फुट का पानी निकाला, उसके बाद 200 फुट का निकाल लिया, 400 फुट, हज़ार फुट का पानी ज़मीन से और खींच लिया है। ज़मीन के सारे तल जो होते हैं वो सब खाली कर दिए। जबकि वर्षा का जो जल है वो केवल 100-150 फुट तक जाता है, उसके नीचे नहीं जाता है। उसके नीचे बहुत कठोर चट्टानें हैं। जो पानी अंदर जो गया है वो लाखों करोड़ों साल में नीचे गया है। वो धरती का वो अपना फिक्स डिपॉजिट था जो हम खींच रहे हैं। तो इसलिए धरती के पानी को हम रहने दें, और जो 100-150 फुट तक वर्षा का जल जाता है उसको केवल हम भरने का प्रयास करें। और वर्षा ऋतु में उसके लिए अगर हमने छोटी छोटी जल संरचनाएं बनाई, जैसे मैंने कहा, घर का पानी घर में रोकें, खेत का पानी खेत में रोकें, पहाड़ का पानी पहाड़ में रोकें, नदी का पानी नदी में रोकें, इसके छोटे छोटे अगर प्रयास किए तो निश्चित रूप से जल की जो विकराल समस्या आने वाली है उससे हम निजात पा सकते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ अनेक गाँवों में सफल प्रयास किए हैं, पहाड़ों पर सफल प्रयास किए हैं। कि अगर हमने पहाड़ों पर, जैसे मैंने सोना घाटी पहाड़ी का उदाहरण दिया, नरपत सिंह जी ने उसको देखा है पहाड़ी को। वहाँ पर उस पहाड़ी पर हमने एक 30 एकड़ की पहाड़ी पर 3,500-4 हज़ार खंतियाँ खोदी, 6x2x2 की। पहले वहाँ पानी नहीं रुकता था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, तो खंती के सामने पौधे भी लगाए, और उन खंतियों में बरसात में एक बार अगर पानी गिरता है तो 600 लीटर से ज़्यादा पानी एक बार में रुकता है और ज़मीन के अंदर जाता है। अगर 50 दिन भी बारिश होती है, हमारे यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, तो एक खंती में 30-35 हज़ार लीटर पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। तो ऐसा करोड़ों लीटर पानी ज़मीन के अंदर रह जाता है। वही पानी हमको बाद में और कुएं बावड़ी में मिलता है। तो ऐसे धरती माता का जो पेट खाली हो गया है, उस धरती माता के पेट को पानी से भरना, केवल निकालेंगे तो एक दिन धरती माता का पेट जो है शुष्क हो जाएगा, और धरती का जो कल्ला है वो गर्म होता जा रहा है धीरे धीरे, और उसके अंदर का जो पानी वो भी हम निकाल ले रहे हैं। ऊपर से सूरज तेज हो ही रहा है, तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाएगा और अनेक प्रकार की समस्या पैदा होती जाएगी। दूसरा, इस पानी के साथ में हमको पर्यावरण के दूसरे जो उपाय है वो करना पड़ेंगे। कुछ पारिस्थितिक जो तंत्र है वो हमको उसको संरक्षण करना पड़ेगा। जैसे हमारे पुराने तालाब है, पुराने बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, जिसकी उपेक्षा हो गई है ट्यूबवेल के आने के कारण या नहरें आने के कारण, जिनकी उपेक्षा हो गई है, उनको हमको फिर से और उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उनको फिर से संरक्षण करें, उनको साफ करें, उनको पूर्व स्थिति में लेकर के आएँ। वही आगे चल कर के संकट काल में हमको काम आएंगे।
और इसलिए इन हमारे पुराने जितने भी पारिस्थितिक तंत्र है इनका हम संरक्षण करें। और साथ में इस पर्यावरण को बचाने के लिए फिर से हमको जंगल खड़े करना पड़ेंगे। जो जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं उन जंगलों को फिर से हमको आबाद करना होगा। और उसके लिए बड़े पैमाने पर हमको अभियान चला करके पौधारोपण करना पड़ेगा, बीजारोपण करना पड़ेगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा, संवर्धन करना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को और इस प्रकार के दुर्दिन नहीं देखना पड़े। ये सब जानते हैं कि और बादलों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा काम जो वो पेड़ ही करते हैं। तो पेड़, जहाँ पेड़ होंगे वहाँ पानी आएगा, जहाँ पानी आएगा वहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं होगी। तो जल जो है वो पंच तत्वों में से और एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा पानी है, धरती पर भी सबसे ज़्यादा पानी है। तो इस पानी का महत्व समझे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल का जो विश्व जल दिवस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जल के प्रति लोगों को जागरूक करना, जल के महत्व को बताना, जल के प्रति लोगों में जागरण करना, जल के प्रति लोगों में संवेदना जगाना। कि जरा सा भी कहीं अगर नल खोला है तो हमारे मन में पीड़ा होना चाहिए कि यार ये क्यों खोला है। हम आधे गिलास में पानी पी सकते हैं तो एक गिलास भर के क्यों ला रहे, छोटे गिलास करें हम लोग। हम दाढ़ी बना रहे हैं तो पूरे समय नल क्यों चालू रखें, हम मंजन कर रहे हैं तो पूरे समय नल क्यों चालू रखें, मग्गा भर के फिर हम करें। तो जल के प्रति जिस दिन जन में संवेदना पैदा हो जाएगी, जल समस्या अपने आप हल हो जाएगी। क्योंकि फिर हर कहीं उसको जल के प्रति संवेदना अगर दिखेगी तो हर कहीं उसको जल संरक्षण के प्रति ध्यान रहेगा और उस हिसाब से वो अपना जीवन जो है, अपनी दिनचर्या जो है, अपने जीवन क्रम जो है वो जल क्या जितने पास उसके पास उपलब्ध है उस जल का न केवल संरक्षण करेगा अपितु उस जल का जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करेगा। और इसलिए ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है और ये केवल सरकारों का काम नहीं है, केवल प्रशासन का काम नहीं है, पंचायत और नगर पालिकाओं का काम नहीं है। पानी का काम ये जन जन का काम है, हर परिवार का काम है। आज नलों में जब पानी नहीं आता है तो लोग नगर पालिकाओं के सामने जाके मटके फोड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई भाई? नगर पालिका ने तो कोई पानी ख़त्म नहीं किया, पानी ख़त्म तो हम ही लोगों ने किया है। और इसलिए समस्या हमारे कारण पैदा हुई तो हम ही उसका उपाय करें। और इसलिए नगर पानी की समस्या के लिए नगर पालिका के सामने मटके फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर के सामने गड्ढा खोदने की आवश्यकता है कि हमारे घर का पानी हमारे घर के आंगन में अंदर चला जाए, कभी समस्या नहीं आएगी पानी की। आप करके देखिए, किसी गांव को लीजिए जहाँ पर और 25-30 इंच बारिश होती है, जी जहाँ पर हमारे इधर तो 30-40 इंच तक बारिश होती है, लेकिन फिर भी पानी की समस्या आ जाती है। क्योंकि जो पानी बरसात का आया वो बह के चला गया। नल आते हैं हमारे यहाँ पर तो हम सारा पानी भर लेते हैं और थोड़ी देर 5 मिनट ज़्यादा आया तो सब लोटा गिलास भी डब्बा सब भर लेते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। इंद्रदेव ऊपर से हर साल हमको इतना नल देते हैं और पानी बह के चला जाता है। उस बारिश का पानी हमारे गांव में घर में एकत्रित करने के लिए कितने बर्तन हमारे पास में है, कितने पात्र है हमारे पास में? तालाब है क्या? कोई जल संरचना है क्या जो बरसात का पानी उसके अंदर चला जाए? नहीं है। हमने घर पक्के बना लिए, आंगन पक्के बना लिए, सड़कें पक्की बना ली, नालियाँ पक्की बना ली, सब पक्का 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 होता जा रहा। तो पानी ज़मीन के अंदर जाएगा कहाँ? बाकी जगह प्लास्टिक चला गया खेतों में, तो उससे ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है। तो आखिर पानी फिर मिलेगा कहाँ से? ज़मीन के अंदर कितना पानी बचेगा? तो ज़मीन के अंदर पानी जाए उसके लिए हम और सामूहिक रूप से प्रयास करें, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, संगठन के रूप में, जातिगत जो हमारा आधार है उसके जो भी हमारे संगठन है जिस भी रूप से कर सकते हैं, हम वर्षा ऋतु में के पूर्व वर्षा का स्वागत हमारे गांव में इस प्रकार हो, हमारे घर में इस प्रकार हो कि वर्षा की जो पहली बूंद गिरे हमारे घर से बह करके नहीं जाएगी, हमारे घर के अंदर रहेगी। पानी तो जीवित इकाई है, पंच तत्व में से हमको जिसको कहा गया है। और अगर हमने उसका सम्मान नहीं किया तो कोई ठहरेगा? हमारे घर पे कोई मेहमान आया, हमने उसका स्वागत नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, उसको बैठने के लिए नहीं कहा, उसको पूछा नहीं, तो वो अगली बार से आएगा नहीं। पानी का हम कितना अपमान कर रहे हैं। हमारे घर पे नहीं रुकना चाहिए, हमारे गांव में नहीं रुकना चाहिए, हमारे खेत में नहीं रुकना चाहिए, फसल गल जाएगी, हमारे नदी में नहीं रुकना चाहिए, सब। तो पानी फिर तो अपमान हुआ तो चला जाएगा फिर गाँव की धरती छोड़ कर। इसलिए हम उसका सम्मान करें और पानी का सम्मान यही है कि हम उसका स्वागत करें। वर्षा का पानी हमारे गांव के अंदर ठहरे, उसके लिए हम पात्र बनाएं, उसके लिए जल संरचना बनाए ताकि वो पानी हमारे गांव की धरती के अंदर ठहरे। फिर आप देखिए 1-2 साल मेहनत करके आपके गांव की धरती, हमारे गांव की धरती किस प्रकार से जल युक्त हो जाती है। सरकार के अपने प्रयास हैं, वो तो कर रही है। मनरेगा के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, डैम बन रहे हैं, नई नई जल संरचना बन रही है, तालाब बन रहे हैं, खेत तालाब बन रहे हैं। वो सरकार अपना काम कर रही है, हम कितना काम कर रहे हैं? तो ये जल के प्रति
समाज में संवेदना जगाना, जागरण करना, ये सबका काम है, सबका कर्तव्य है। और हम सब मिलकर के आज इस जल दिवस के दिन संकल्प ले नरपत भाई के माध्यम से कि हम व्यक्तिगत स्तर पर और हम अपने घर का पानी, अपने खेत का पानी, अपने गांव का पानी, गांव में रुके वर्षा जल, उसके लिए कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की, कितनी ही बड़ी छोटी बड़ी हो, एक जल संरचना का निर्माण करेंगे। और वर्षा के समय और एक पौधा लगाएंगे, उसको पेड़ बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, जिस प्रकार का संकट हम भोगने वाले हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वो संकट नहीं देखे और उसको बहती हुई नदियाँ मिले, लहलहाते खेत मिले, लहलहाते जंगल मिले, उनमें फल मिले, फूल मिले, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये धन धान्य से परिपूर्ण हो। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े जंगल हमको दिए थे, लेकिन 25-30 साल में, 40 साल में हमने और उसका कितना दोहन किया, कितना शोषण किया, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को दिन दुर्दिन देखने को नहीं मिले। इसके लिए आज विश्व जल दिवस के दिन हम सब संकल्प करें कि हम जल के प्रति स्वयं संवेदनशील बनेंगे और लोगों को भी संवेदनशील बनाएंगे, जल के प्रति जन में जागरण पैदा करेंगे और जल के लिए अपने दैनिक जीवन में से थोड़ा बहुत समय निकाल करके और हम काम करेंगे किसी न किसी प्रकार से, तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार के जो दिवस आते हैं इसको मनाना सार्थक होगा। त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत है, पर्यावरण को लेकर के आंवला नवमी है, वट सावित्री है, इतने त्यौहार है हमारे यहाँ पर, तुलसी पूजा है। तो ये आधुनिक त्यौहार है। पर्यावरण दिवस है, विश्व धरती दिवस है, विश्व जल दिवस है, विश्व वानिकी दिवस है, कल था, तो विश्व जैव विविधता दिवस है। तो ऐसे जो दिवस है ये भी आधुनिक पर्व है। तो इन पर्वों को हम और केवल बैनर लगा करके, भाषण दे करके और एक कमरे में बैठ करके नहीं, तो किसी जंगल में जाए, पहाड़ पर जाए, खेत पर जाए और वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई जल संरचना बनाए, कोई पौधे लगाएं। इस प्रकार से इस पर्वों को हम मनाएं और उनकी सार्थकता उन पर्वों को दे, जिस विचार को लेकर के ये पर्व शुरू किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारा इन पर्वों की जो मनाने की परंपरा है वो सार्थक होगी। नरपत भाई ने मुझे अपने पेज पर आज विश्व जल दिवस पर स्मरण किया, याद किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप सब मित्र ने मेरी बात सुनी आज विश्व जल दिवस के अवसर पर, इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय राम जी की।